नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की ऑनलाइन क्लास में हम प्लस टू बायोलॉजी का जो अपना तीसरा लेसन चल रहा था, जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे निषेचन। जो निषेचन टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था कि परागनलिका बीजांड में तीन रास्ते से प्रवेश करती है, जो कि निभागीय प्रवेश करती है, अध्यावरणीय प्रवेश करती है, बीजांड द्वारीय प्रवेश करती है। वो तीनों चीज़ अपनी क्लियर हो चुकी थी, वहां तक अपने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद है परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। यदि पिछली क्लास में भी हमने ये चीज देखी थी, अगर ये डायग्राम देखें अंडप का, तो इसके अंदर यहाँ परागण की प्रक्रिया होती है, उसके बाद क्या बनती है, परागनलिका बनती है। उसके बाद परागनलिका कहाँ प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। क्लियर ये चीज। अब परागनलिका कहाँ प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में। अब भ्रूण कोश क्या चीज होती है, भ्रूण कोश 7 कोशिकीय 8 केंद्र की एक संरचना होती है, जिसको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। क्लियर ये चीज। अब मादा युग्मकोद्भिद, यदि इस संरचना की भ्रूण कोश की यदि हम बात करें, ठीक है, तो भ्रूण कोश का निर्माण किससे होता है, एक सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जो लेसन संख्या 2 में आपने पढ़ी थी, तो इसमें सक्रिय जो गुरु बीजाणु होता है, वो सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, विभाजन करता है। मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, कोशिकीय निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा, इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा क्या बनता है, यह एक संरचना बनती है। इस संरचना का क्या नाम होता है, भ्रूण कोश, या इसको क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 ऊपर की सेल होती है जो कि प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। ये क्या काम करती है, भ्रूण कोश को पोषण प्रदान करने का काम करती है। ज्यादा कोई विशेष कार्य नहीं होता इनका, और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर ये चीज। इसके बीच के अंदर जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, केंद्रीय कोशिका कहलाती है, जिसमें सेल एक होती है, लेकिन न्यूक्लियस केंद्र कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब ये केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, द्वितीय केंद्रक कहलाता है। अब इसकी बीजांड द्वार छोर की इसकी स्थिति यही होती है, इसका यह छोर क्या होता है, बीजांड द्वारीय छोर। बीजांड द्वारीय छोर के ऊपर जो ये संरचना पाई जाती है, इसमें 3 सेल होती हैं। 2 इसकी क्या होती है, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, और एक इसकी क्या होती है, अंड कोशिका। और ये दोनों संरचनाएं, यानी अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर के क्या कहलाती हैं, अंड उपकरण कहलाती हैं। क्लियर ये चीज। अब देखो, आपने ये चीज इससे पहले भी पढ़ी थी कि बीजांड के अंदर परागनलिका चाहे किसी भी रास्ते से प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश के अंदर सदैव वो किस रास्ते से प्रवेश करती है, किस रास्ते से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार छोर से। यानी इसके अंदर बीजांड में तो चाहे कहीं से भी प्रवेश करे, लेकिन इस संरचना के अंदर सदैव कहां से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार छोर से। बीजांड द्वार छोर कौन सा है, यानी अंड उपकरण से। क्यों करती है, इसका कारण क्या होता है, ये चीज भी हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ी थी कि परागनलिका की गति क्या होती है, एक दिशीय रसायनानुवर्ती होती हैं। बनती कहां पर है, वर्तिकाग्र से। एंड कहां होता है, भ्रूण कोश के अंदर एंट्री करने के पश्चात, यानी तब तक इसकी गति चलती रहती है। तो ये जो चीज होती है, यहां तक जो गति करती है, इसकी दिशा क्या होती है, सदैव एक ही होती है। सेकंड बात, दूसरी बात इसमें क्या होती है कि जो इसके ऊपर फिलिफोम उपकरण पाया जाता है, तंतु सदृश्य उपकरण पाया जाता है, वो क्या काम करता है, एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करता है, जो कि परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर ये चीज। इस कारण ये चीज एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती है। अब वही रसायन क्या करता है, उस रसायन का स्त्रावण कहां से होता है, अंड उपकरण से होता है। तो परागनलिका कहां से प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश में अंड उपकरण से, यानी कि बीजांड द्वार छोर से भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती हैं। क्लियर ये चीज। चलो ठीक है। उसके बाद देखो अपना क्या टॉपिक है कि परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो इससे पहले तक आपको भ्रूण कोश की संरचना समझ में आ गई, बीजांड की संरचना, भ्रूण कोश की संरचना, ये पीछे का सारा जो इसकी संरचना ये आपके क्लियर है। अब देखो, जैसे ही परागनलिका बीजांड के अंदर पहुंचती हैं, तो 3 रास्ते होते हैं जिनके द्वारा बीजांड द्वार छोर से परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर सकती हैं। कौन कौन से, पहला रास्ता देखो। अब पहले एक चीज आप क्लियर कर लो कि इसमें सहायक कोशिकाएं कितनी है, 2। अब इन 2 सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका परागनलिका के प्रवेश करने से पहले ही अपहरासित हो जाती हैं, यानी फट जाती है, जिससे इसका कोशिका द्रव्य वो क्या हो जाता है,
बिखर जाता है। क्लियर। अब यहां पर बचता क्या है, एक अंड कोशिका और दूसरी क्या बचती है, सहायक कोशिका। क्लियर होगी ये चीज। यानी पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश करने से पहले ही दो सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, अपरासित हो जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर होगी ये चीज। अब देखो, अब ये मानो एक सहायक कोशिका है और ये क्या है, अंड कोशिका है। पहला रास्ता ये होता है कि पराग नलिका इन दोनों सहायक कोशिकाओं, एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका दोनों की भित्ति के बीच से प्रवेश करती है, एक रास्ता। दूसरा रास्ता कि सीधी डायरेक्ट इसकी भ्रूणकोश की भित्ति और इसकी भित्ति सहायक कोशिका की भित्ति के मध्य से प्रवेश करती है। तीसरा रास्ता डायरेक्ट सीधी इसके अंदर फिलिफोम उपकरण के माध्यम से सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। यानी इन तीन रास्तों से किसी एक रास्ते के द्वारा कहां पर प्रवेश करती है पराग नलिका, सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है। क्लियर ये चीज। सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका कुछ दूरी पर गति करती है। गति करने के पश्चात पराग नलिका का अगला जो सिरा होता है, जैसे ये संरचना पराग नलिका की है, कुछ दूरी पर गति करने के पश्चात पराग नलिका का अगला जो सिरा होता है वो टूट जाता है, उसमें एक छिद्र बन जाता है। अब पराग नलिका के अंदर होता क्या है, दो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। अब ये दोनों नर युग्मक कहां स्वतंत्र हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य में। यानी सहायक कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र हो जाते हैं। कौन, दो नर युग्मक। क्लियर होगी ये चीज। चलो ठीक है। यानी कि जैसे ही पराग नलिका इन तीन रास्तों में से किसी एक रास्ते से सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती हैं, कुछ दूर गति के बाद पराग नलिका का अगला सिरा, अगले सिरे के अंदर क्या हो जाता है, एक छिद्र बन जाता है, जिससे दोनों नर युग्मक जो अपहरासित जो सहायक कोशिका, जो टूटी हुई जो सहायक कोशिका, उसके कोशिका द्रव्य में दोनों नर युग्मक बिखर जाते हैं। क्लियर होगी। अब इनमें से एक नर जो युग्मक होता है, अब बात आती है यहां पर, एक तो होता है द्वि निषेचन और एक होता है सत्य निषेचन। ठीक है, होगी ये चीज क्लियर। अब देखो, अंड कोशिका यहां है और केंद्रीय कोशिका यहां है। केंद्रीय कोशिका के दोनों केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, यानी ये दोनों केंद्रक यदि आपस में मिल जाते हैं, यह एक संरचना बन जाती है, तो यह क्या कहलाती है, द्वितीय केंद्रक। होगी ये चीज क्लियर। ठीक है, इसमें दो संरचना आप ध्यान रखो, एक तो द्वितीय केंद्रक, एक क्या है, अंड कोशिका। होगी ये चीज क्लियर। एक अंड कोशिका है, एक द्वितीय केंद्रक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर अपने पास दो नर युग्मक है। क्या है, दो नर युग्मक। अब दोनों नर युग्मक आए कहां से, पराग नलिका से। कहां से आए, पराग नलिका से। अब इनमें से एक नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ इस द्वितीय केंद्रक से क्या कर लेता है, संलित हो जाता है। क्या होता है, इस द्वितीय केंद्रक से मिल जाता है। एक जो नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका के केंद्रक से संलित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। एक नर युग्मक जो कि अंड कोशिका के केंद्रक से मिलता है वह कहलाता है सत्य निषेचन। क्यों, क्योंकि इससे किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। यानी यही निषेचन होता है जिससे बीज के अंदर भ्रूण बनता है, जिसको कहते हैं सत्य निषेचन। ये चीज क्लियर। अब सत्य निषेचन किसे कहते हैं, सत्य निषेचन की यदि परिभाषा की बात आती है तो आप सत्य निषेचन को परिभाषित कैसे करते हो, पराग नलिका से मुक्त हुए दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक जब अंड कोशिका से संलित होता है या मिलता है तो उस निषेचन को क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड बात अपनी है द्वि निषेचन की या दोहरे निषेचन की। इसको कहते हैं दोहरा निषेचन या द्वितीय निषेचन भी या द्वि निषेचन भी कहते हैं। अब यहां पर एक नर युग्मक अमीबीय गति करता हुआ किससे मिलेगा, द्वितीय केंद्रक से मिलेगा। यहां पर दो अगुणित केंद्रक थे, ऑलरेडी दोनों आपस में मिल गए। अब यहां पर कितने अगुणित केंद्रक मिलते हैं, तीन। कितने, तीन। अब इसको क्या कहते हैं, अब आप ये कहोगे जी ये तीन एन आए कहां से, तीन अगुणित केंद्रक आए कहां से, दो तो ऑलरेडी केंद्रीय कोशिका के पास थे,
एक केंद्रक किसका हो गया, नर युग्मक का। तीन अगुणित केंद्रक आपस में मिल रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। और यह निषेचन इस भ्रूणकोश की संरचना के अंदर यह निषेचन कौन सा है, दूसरा निषेचन है। प्रथम तो सत्य हो गया, सेकंड ये हो रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, दोहरा निषेचन। कौन सी बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, द्वितीय निषेचन। और तीन अगुणित केंद्रक मिल रहे हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। क्लियर होगी ये चीज, द्वि निषेचन, दोहरा निषेचन या क्या है, त्रिक संलयन। क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस चीज को परिभाषित करोगे, यानी कि भ्रूणकोश के अंदर द्वितीयक केंद्रक से एक नर युग्मक आकर के मिलता है, जिसमें तीन अगुणित केंद्रक संलित होते हैं, मिलते हैं, जिसको क्या कहते हैं, तीन अगुणित केंद्रक मिलने के कारण इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। और यह भ्रूणकोश में दूसरी बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन या द्वितीय निषेचन कहते हैं। क्लियर ये चीज, चलो ठीक है। उसके बाद ये चीज अपना द्वि निषेचन है, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये, और बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब द्वि निषेचन की खोज किसने की थी, S.G. नवासिन नामक एक वैज्ञानिक था। क्या नाम था, S.G. नवासिन नामक एक वैज्ञानिक था, जिसने फर्टिलेरिया और लीलियम नामक पादप के अंदर सर्वप्रथम दोहरे निषेचन की खोज की थी। होगी ये चीज क्लियर, चलो ठीक है। तो दोहरे निषेचन की परिभाषा और दोहरे निषेचन की खोज। उसके बाद इसके अंदर अगला है द्वि निषेचन का महत्व, जो भी क्या होता है अपने इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस दोहरे निषेचन के महत्व से पहले आप एक शब्द और देखो, भ्रूणपोष। क्या नाम है ये, यहां पर क्या था, भ्रूणकोश, यहां पर क्या है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष क्या चीज होती है, एक पोषक उत्तक होता है, यानी जो यह दोहरा निषेचन होता है, इसी निषेचन के द्वारा इसका निर्माण होता है, यानी द्वितीय निषेचन भ्रूणपोष के निर्माण को सुनिश्चित करता है। दोहरे निषेचन के द्वारा यानी तीन अगुणित केंद्रकों के मिलने के द्वारा जो सेल बनती हैं वो क्या होती हैं, दोहरे निषेचन की प्रथम कोशिका होती हैं। यानी भ्रूणपोष का निर्माण सुनिश्चित कौन करता है, द्वितीय निषेचन भ्रूणपोष के निर्माण को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। क्लियर ये चीज, चलो ठीक है। उसके बाद तो भ्रूणपोष क्या करता है, परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। अब उसके बाद क्या था अपना दोहरे निषेचन के महत्व के अंदर दूसरी क्या चीज होती है इसमें, कि बीजों की जीवन क्षमता के लिए द्वि निषेचन और त्रिक संलयन ये दोनों ही क्या चीज है, आवश्यक होते हैं। यानी दोहरा निषेचन और सत्य निषेचन ये दोनों प्रक्रियाएं क्या चीज होती हैं, बीजों की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक होती हैं। तीसरा क्या होता है कि दोहरे निषेचन के कारण और सत्य निषेचन के कारण जीव द्रव्य का नवीनीकरण होता है, यानी कि जीव द्रव्य का पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, दोहरे निषेचन के महत्व के अंतर्गत आती हैं। अब अपनी बात थी भ्रूणपोष के अंदर, तो दोहरे निषेचन के बाद अगला टॉपिक अपना आता है भ्रूणपोष। ठीक है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष। अब एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष को आप परिभाषित कैसे करते हो, यह एक पोषक उत्तक होता है जिसका निर्माण दोहरे निषेचन के बाद सुनिश्चित होता है। यानी द्वितीय जो निषेचन होता है वो भ्रूणपोष का निर्माण क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अब परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष तीन प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के आधार पर भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, इस प्रकार के भ्रूणपोष के अंदर क्या होता है, जैसे ही दोहरा निषेचन होता है उसके बाद उसके अंदर क्या होता है, मुक्त केंद्रकीय, केंद्रक बार बार विभाजन में जाता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब उस कोशिका का आकार क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है और उस कोशिका के अंदर एक रिक्तिका बन जाती है और वो रिक्तिका क्या करती है कि मुक्त जो केंद्रक होते हैं उनको परिधि की ओर व्यवस्थित कर देती हैं। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वह भ्रूणपोष क्या कहलाता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष की मेन बात क्या होती है कि इसके अंदर केंद्रक बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होते हैं कि केंद्रक है वो तैरते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार का किसके अंदर पाया जाता है कि नारियल जो पानी होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल होता है। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है। उसके बाद आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा? कोशिकीय भ्रूणपोष एक बीजपत्री पादपों के अंदर गेमोपटेली गण के सदस्यों में ऐसा पाया जाता है। गेमोपटेली गण के सदस्यों के अंदर ऐसा पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही केंद्रक विभाजन में जाता है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है। यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका निर्माण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो इसमें इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो क्या कहलाता है? कोशिकीय। यानी जो भी केंद्रक विभाजन में जाएगा उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो पहला क्या था अपना? केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा अपना क्या है? कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा है एलोबियल। एक बीजपत्री पादपों के हेलोबियल गण के अंदर इस तरह का पाया जाता है, यानी कि यह मिक्स रूप होता है जिसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार का भ्रूणपोष एक साथ पाया जाता है। सर्वप्रथम क्या होता है कि विभाजन होता है। विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं बनती है। एक छोटे आकार की कोशिका होती है जो कि निभाग छोर की ओर होती है, जिसमें मुक्त केंद्रक पाए जाते हैं। दूसरी जो बीजांड द्वार छोर की ओर होती है उसमें जैसे जैसे विभाजन होता है कोशिका भित्ति का निर्माण होता रहता है। तो एक के अंदर क्या होता है कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, दो प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। यानी यह मिक्स रूप होता है किसका? केंद्रकीय का और कोशिकीय का। तो ये दोनों संरचनाएं एक साथ जिसमें पाई जाती हैं वो एक बीजपत्री पादपों का क्या होता है? एलोबियल गण के सदस्यों के अंदर ऐसा पाया जाता है। होगी ये चीज क्लियर? आज हमने क्या चीज पढ़ी थी? निषेचन के अंदर क्या पढ़ा था? दोहरा निषेचन अपना कंप्लीट होता है। दोहरे निषेचन का महत्व कंप्लीट होता है। भ्रूणपोष की परिभाषा कंप्लीट होती है। भ्रूणपोष के प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रूणपोष को परिभाषित कीजिए। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? 2018 बोर्ड एग्जाम के अंदर एलोबियल जो भ्रूणपोष है वो पूछा भी गया है कि एलोबियल भ्रूणपोष को परिभाषिट कीजिए, एलोबियल भ्रूणपोष को सचित्र समझाइए। ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित यदि कोई भी समस्या है तो आप टेक्स्ट मैसेज द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।